हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी फ्रेंड कामना और एग्ज़ाम विदाउट होप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने कल की क्लास हमारी चल रही थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन में दे रही थी। तो हमने कल देखा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था, कुछ एरर आ गया था, इसकी वजह से हमें वीडियो बीच में बंद करना पड़ा। तो चलो आगे देखते हैं, ये वीडियो उसके आगे की है। कल हमने देखा था कि ये संविधान और राज व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि संविधान क्या है। संविधान हमने ये देखा था कि संविधान हमारी क्या है, एक रूल बुक है। ठीक है, अगर जिसने भी मेरी पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। हमने ये बताया था कि ये प्रावधानों का समुच्चय है। क्या है? प्रावधानों का क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन। ठीक है, यानी कि समुच्चय है। तो यानी एक ऐसी किताब है जिसमें सारे नियम और कानून लिखे हुए हैं। तो फिर प्रश्न ये आता है कि फिर पॉलिटी क्या है। तो हमने ये देखा था कि पॉलिटी जो है वो क्या है। पॉलिटी क्या है वो, हम जब संविधान, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी किताब क्या बोल सकती है? नहीं, कोई भी किताब बोल नहीं सकती। एक सेकंड में ज़रा पेन का कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, ठीक है। देखो, कोई भी बुक जो है वो बोल नहीं सकती, उसमें चीज़ें लिखी जा सकती हैं, है ना। तो इन लिखी हुई चीज़ों को हम लागू कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने ये देखा, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है राज व्यवस्था की, यानी कि जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। अब राज व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तो राज व्यवस्था में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि संसद के कानून के द्वारा संविधान लागू होता है। ठीक है, संविधान का अनुप्रयोग होता है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा, आर्टिकल 17 का एक एग्जाम्पल देखा। ये हमने कल देख लिया था कल की क्लास में। आई थिंक सेकंड वाला ये जो न्यायपालिका के निर्णय देख रहे थे, यहीं पे हमारा कुछ एरर आया था। तो इसको मैं आज आपको फिर से समझाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, संविधान में क्या है, जैसे मैं एक तरफ लिखती हूँ, अभी आप ये कुछ भी मत समझो कि फंडामेंटल राइट्स क्या है या फिर प्रस्तावना क्या है, कुछ नहीं। अभी मैं बता रही हूँ संविधान और राज व्यवस्था में क्या फ़र्क है। देखो, संविधान क्या है, एक रूल बुक है। एक आराम से समझो, संविधान क्या है, एक किताब है नियमों की। और जबकि राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था का मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ें इस रूल बुक में लिखी गई हैं उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कौन कौन करेगा। तो हमने पहले देख लिया था, वो संसद के कानून के द्वारा भी संविधान को हम क्या करते हैं, ये जो किताबें हैं इसको हम अप्लाई करते हैं। इसको कैसे ये अप्लाई करता है, राज व्यवस्था के अंदर करते हैं। और राज व्यवस्था में हमने पहला देखा था कि संसद के कानून। दूसरा एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, न्यायपालिका के द्वारा भी ये लागू होता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका के निर्णय। ठीक है, अब देखो न्यायपालिका के निर्णय से कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक डिबेट आया, आर्टिकल 19 है। ठीक है, अनुच्छेद आगे हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 हमसे ये कहता है कि व्यक्तियों को क्या होगा, विचार और, अब ये अनुच्छेद हम आगे पढ़ेंगे, बस मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ। विचार और अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करने की, विचार और अभिव्यक्ति की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता होगी। अब ये लिख तो गया, लेकिन आप एक बात बताओ, किस तरीके के विचार, किस तरीके की अभिव्यक्ति और किस मीडियम से, मोड क्या होगा। तो इसके लिए हमने फिर राज व्यवस्था के में जब देखते हैं तो हमारी न्यायपालिका का एक निर्णय आया। और वो केस कौन सा था, वो केस सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा निर्णय दिया, देखो ये केस भी आपसे पूछता है। केस था द इंडियन, द इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन, भारत संघ केस। ठीक है, और ये केस कब का है फ्रेंड्स, ये भी पूछ लेता है, 1985 का है। तो इसमें ये डिबेट चली कि क्या ये जो हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, विचार और अभिव्यक्ति की, तो क्या इसमें हमारी प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार आर्टिकल 19 के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारे प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ये भी शामिल है। मतलब इसको भी कहा गया कि ये भी क्या है, शामिल है। मतलब ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। हम आखिर
एक व्यक्ति कितने लोगों को बोल के बताएगा, तो उसको अपने विचार बताने के लिए माध्यम क्या हो सकता है, एक प्रेस हो सकता है, एक टेलीविज़न हो सकता है। इसके थ्रू हम अपने विचारों को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा, ये देखो मैंने आपको बताया कि जो संविधान है, इसको किस किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं राज्य व्यवस्था के तहत। तो संसद के कानून से लागू कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि ये न्यायपालिका के निर्णय से भी लागू होता है। अभी हमने देख लिया जैसे न्यायपालिका ने लागू कर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल होगी। फिर देखो अगला देखते हैं विभिन्न संस्थाएं और उनसे उत्पन्न मुद्दे। आपने देखा होगा कोई सा भी आप अगर कॉम्पिटिटर हो, एग्ज़ाम देते हो, तो अक्सर संस्थाओं के बारे में भी पूछ लेता है। ये मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल है, किस किस तरीके की चीज़ें शामिल होती हैं। तो संस्थाएं, विभिन्न विभिन्न संस्थाएं, ठीक है। अभी संस्थाओं से क्या मतलब है, आप देखो अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। पूछता है कि नीति आयोग कैसी संस्था है, नीति आयोग कैसी क्या है, बॉडी है या संस्था है, किस तरीके की बॉडी है, ये किस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, कैसा है, क्या ये क्या ये कार्यकारी निकाय है, अभी मैं सब बताऊंगी कार्यकारी का क्या मतलब है, क्या ये संवैधानिक है, संवैधानिक का क्या मतलब है, अभी देखो यही मैं बताने जा रही हूँ आपको। क्या ये संवैधानिक है, क्या ये गैर संवैधानिक है, कैसा है ये गैर संवैधानिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर वनडे में भी पूछ लेता है और स्टेट पीसीएस वगैरह में भी पूछता ही रहता है। तो चलो अगला हम देख लेते हैं कि भारत में कितने टाइप की, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, उसमें कितने तरीके की संस्थाएं हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमारी हेडिंग होगी, आप कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स बनाओ। तो लिखो भारत में संस्थाएं, क्या लिखोगे आप, भारत में संस्थाएं। देखो मैं एकदम आराम से आपको समझाती हूँ। ये थोड़ी सी राइटिंग मेरी गड़बड़ हो रही है, मैं थोड़ा इसको सही करती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मैम कैसा लिखती हैं ये। चलो ठीक है, आप देखो फ्रेंड्स, भारत में हमें 3 तरीके की संस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक सेकेंड, ये मैं ब्लैक कर देती हूँ ना। हाँ देखो, अगर हम इसको बनाएं तो 3 तरीके की संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। ध्यान से पढ़ना यहाँ से ही। अभी देखो मैंने अभी एग्ज़ाम 12 अक्टूबर का पीसीएस का एग्ज़ाम था, उसमें मैंने छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो डाले थे। मेरे वीडियो पड़े होंगे, आप देखना। वहाँ से 10-10 मिनट के 3 वीडियो से, मात्र 3 वीडियो से 6 क्वेश्चन पीसीएस में फंसे थे। आप एक बार जाके देखना। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपको यहाँ नहीं बताऊँगी जो आपके काम की नहीं है। अब देखो मैं बताती हूँ संस्थाएँ। भारत में संस्थाएँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है संवैधानिक, ठीक। एक कौन सी होती है, एक होती है असंवैधानिक। असंवैधानिक, ये देखो ये हमेशा का ये जो होता है ना कन्फ्यूज़न, ये इसको मैं अभी आपका दूर करती हूँ। और एक होती है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्था। भारत में 3 तरीके की संस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो एक मैं आपको ये वो एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही है। पॉलिटी अगर आपको अच्छे से समझनी है तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश वाले टर्म जो है वो याद करने, जानना ही पड़ेगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है। और अगला होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ये देख लो आप, एक एक करके पढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। चलो फिर हम देखते हैं कि संवैधानिक संस्था क्या होती है, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका स्रोत, ठीक है, हमें कहाँ देखने को मिलता है, जिनका स्रोत हमें संविधान में देखने को मिलता है। अब स्रोत कहने का क्या मतलब है, स्रोत कहने का मतलब ये है कि जिसका वर्णन
यानी कि जिसका वर्णन जो है वो संविधान में है, जो चीज़ें संविधान में क्या हैं, लिखी हुई हैं, जो संविधान में लिखित हैं, मतलब लिखा गया है, ऐसे जितनी भी इंस्टीट्यूशन होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे संवैधानिक कहे जाएंगे। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, देखो जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप अभी मैं बताती हूँ, अगर हम आर्टिकल 324 की बात करें तो यहाँ पे किसकी चर्चा होती है, हमारे निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल 324 में। अगला अगर हम देखें तो आर्टिकल 280 ये क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है वित्त आयोग के बारे में। किसके बारे में बताता है, वित्त आयोग के बारे में। यानी कि भारत का जो वित्त आयोग है वो कैसा है, संवैधानिक संस्था है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आर्टिकल 338 की बात करते हैं तो ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी संस्थाएं हैं जिनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, संविधान में मिलता है, वो कैसी संस्थाएं हैं, उनको हम कहेंगे संवैधानिक संस्था। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, मतलब कि जिन संस्थाओं का जिक्र संविधान में, जिनका स्रोत यानी कि जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, संविधान जो हमारी रूल बुक है उस रूल बुक में जिन भी संस्थाओं का नाम लिखा गया है किसी भी आर्टिकल के तहत, उसको हम कहेंगे संवैधानिक संस्था। ठीक है, आगे हम देखेंगे और कितनी संस्थाओं का जिक्र किया गया है तो वो संवैधानिक कही जाएंगी। अब बात आती है हमारे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो बात आती है असंवैधानिक संस्थाओं की। अब असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसी संस्था जो क्या होती है, संविधान के विरुद्ध होती है। संविधान कैसी होती है, जो संविधान के विरुद्ध काम करती है। मतलब कि जैसे आप एग्जाम्पल इसका, इसमें बहुत ISIS को देख सकते हो, जैसे आप नक्सलवादी जो संस्थाएं हैं आप देख सकते हो, जैसे आतंकवादी संगठन हो गया, आतंकवादी। ठीक है, इस टाइप की जो संस्थाएं हैं, क्या ऐसी संस्थाओं को कोई भी संविधान मान्यता देगा, नहीं, मान्यता नहीं देगा। तो ऐसी संस्थाएं जो होती हैं जो संविधान के विरुद्ध काम करती हैं उनको हम कहते हैं असंवैधानिक संस्था, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं ये हैं। इनका हमारे संविधान में या किसी भी देश के संविधान में इनको कोई मान्यता नहीं होती है, और आप देखोगे अक्सर इनको बैन किया जाता है क्योंकि ये समाज के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अगला देखो एक टर्म, अब हमारा ये लास्ट वाला बच रहा है, ये गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है। तो हम इसको नीचे देखते हैं, तो आप अपने नोट्स बनाना, आपको देखना बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। अगला हम देखते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, संवैधानिक। अब देखो ये भी 3 तरीके का होता है, इसको भी हम, देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहला हम इसको कहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, गैर लिख के दे देता है सांविधिक। आपने देखा होगा, अभी सांविधिक और संवैधानिक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार ये क्या है, ये सांविधिक या कानूनी, ये एक ही चीज़ है। सांविधिक बोलो या कानूनी बोलो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैच्यूटरी या लीगल बोलते हैं जिसको। ठीक है, लीगल। अगला है आपका एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कार्यकारी, कार्यकारी संस्था। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। और तीसरा होता है अदर्स, यानी कि अन्य संस्थाएं। ठीक है, अब देखो संवैधानिक संस्था क्या होती है या कानूनी संस्था क्या होती है? ऐसी संस्थाएं, ये देखो ऐसी संस्थाएं जो कैसे बनी होती हैं, जो संसद को और क्या कहते हैं हम? विधायिका कहते हैं, आपको पता है, अभी मैं बताऊंगी। विधायिका, हर देश की अपनी विधायिका होती है, नाम बस अलग अलग होता है। तो संसद के कानून से या विधायिका के कानून से, अगर कोई ऐसी संस्था जो संसद ने कानून बना करके, यानी विधायिका ने कानून बना के उसका निर्माण किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सांविधिक। उसको हम क्या कहेंगे? ये देखो, उसको हम कहेंगे सांविधिक या कानूनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये क्या हो गया, एक सेकंड। इसका एग्जाम्पल कौन सी संस्था हो सकती है, आप बताओ? ये बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। देखो, इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी। राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? ये बना 1992 में बना। लेकिन इसका एक्ट क्या था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का एक्ट था 1990 से, और इसी के तहत एक आयोग बनाया गया 1992 में। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था हुई। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सीवीसी की बात कर लेते हैं, या फिर सीवीसी तो आपको, चलो मैं अब बात कर लेती हूँ। मैं बात कर लेती हूँ मानवाधिकार आयोग की। मैं बात कर लेती हूँ मानवाधिकार, जो जिससे आप परिचित हैं, मानवाधिकार आयोग। ये भी क्या है? ये भी एक संसद के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारा हो गया सांविधिक या कानूनी संस्था। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको आपको थोड़ा बस मैं आपको परिचय दे रही हूँ कि कितने तरीके की संस्थाएं हो सकती हैं। अभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं या संस्थाएं हैं, इनको अभी हम देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये देखो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, यानी कि कार्यकारी संस्था क्या होती है? कार्यकारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण कार्यपालिका के आदेश से होता है। कार्यपालिका, अभी देखो कार्यपालिका एक टर्म आ गया। अब आप कहोगे कार्यपालिका क्या है, यहाँ विधायिका आ गया। अभी सब मैं आगे बताऊंगी, बस आप संस्थाओं के नाम देखते जाओ। ये तरीके की संस्थाएं होती हैं। अब कार्यपालिका, या हम इसको कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूंगी तो फिर चलो अदर्स बाद में देख लेंगे। कार्यपालिका या कह सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब देखो कार्यपालिका के आदेश मतलब कि इसके लिए कोई नियम या कानून या एक्ट पारित नहीं हुआ। उन्होंने बस एक घोषणा करी, आदेश दिया और वो संस्था बन गई। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अभी मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन आपसे? नीति आयोग। ये क्या हो जाता है, ये देखो, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है यहाँ पे, बस ये देखो। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग क्या है? ये राष्ट्रपति के आदेश से, आपको भी पता है कि 1 जनवरी, ये देखो जो भी चीज़ें मैं इस पे लिखूंगी वो सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसकी डेट ही पूछ लेता है कि इसको कब बनाया गया। तो आपको भी पता है कि योजना आयोग की जगह पे उसको हटा करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। तो इस टाइप की जो संस्थाएँ हैं वो क्या हैं? वो हैं एग्जीक्यूटिव से बनी हुई संस्थाएं। और भी संस्थाओं को हम देखेंगे।
अभी देखो आ जाते हैं हम अदर्स पे। देखो अदर्स में हमारी कौन सी संस्थाएं आती हैं। अदर्स में संस्था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, संविधान इस पे बात नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, नहीं तो देखो आप कंफ्यूज रहोगे। जैसे अदर्स, अदर्स में जो संस्थाएं आती हैं कौन कौन सी आती हैं, जैसे मजदूर संगठन, मजदूर संगठन हो गया, ठीक है। जैसे किसान संगठन, किसान संगठन, इस टाइप के जो चीज़ें आती हैं ना, विद्यार्थियों का संगठन हो गया, तो ये सारी चीज़ें अदर्स में आती हैं। जो अब देखो इसमें जो हमने ये पढ़ा कि ये देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, बैक जाने का कोई मतलब नहीं है। एक संस्था हमने पढ़ा संवैधानिक, और एक हमने पढ़ा असंवैधानिक, असंवैधानिक, ठीक है। और एक हमने पढ़ा गैर संवैधानिक। तीन संस्थाओं के नाम हमने अभी पढ़े। गैर संवैधानिक, देखो अगर कोई इसमें संवैधानिक, इसमें कोई बेसिक डिफरेंस अगर पूछे तो क्या है, तो संविधान क्या है, लोगों के अधिकारों की बात करता है, समाज के संचालन के लिए जो भी नियम कानून बनते हैं, उसके लिए जो भी एक्ट बनाए जाते हैं, वो सॉरी 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 एक्ट नहीं, जो भी चीज़ें, एक सेकंड ये मिटता कैसे है, जो भी चीज़ें संविधान में पहले से लिख के आई हैं, हमारे संविधान सभा ने लिखा है, या फिर हमारी संसद भी बहुत कुछ जोड़ती रहती है, तो जो भी स्रोत हैं उसका क्या होगा, संविधान होगा। यानी कि जो भी चीज़ें संविधान में लिखी हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी संस्थाएं क्या हैं, संवैधानिक हैं। असंवैधानिक क्या है, जो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध हैं, संविधान के आदर्श। अभी आदर्श एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि संविधान का आदर्श क्या है। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि संविधानवाद का मतलब है, पिछली क्लास में आप देखना, कि लोगों को पर सीमित शासन किया जाए, उनको आज़ाद मतलब फ्री रखा जाए ताकि वो अपना समुचित विकास कर सकें। तो संविधान के जो ये आदर्श हैं, आदर्श क्या मैंने बताया था आपको, कि जनता पर क्या हो, सीमित शासन हो। इस आदर्श के क्या हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें, लोकतंत्र देखा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि बहुत चीज़ें, इसके विरुद्ध होता है ऐसी संस्थाएं, ठीक है, जैसे आतंकवादी टाइप की हो गई। गैर संवैधानिक संस्थाएं अगर कोई पूछे क्या होता है, तो गैर संवैधानिक संस्थाओं को आप ऐसे बताओगे कि संविधान में इनका जिक्र नहीं होता। क्या बताओगे, संविधान में, संविधान में इसका इनका जिक्र या कह सकते हैं उल्लेख नहीं होता है, ठीक है, उल्लेख जो है नहीं होता। लेकिन ये क्या करते हैं, ये संविधान के आदर्शों को पूरा करने का काम करते हैं, संविधान के आदर्शों को पूरा करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं। अब कैसे पूरा करते हैं देख लो, मैंने संसद ने सॉरी कार्यपालिका ने नीति आयोग बनाया, तो किस लिए बनाया, वो क्या कर रहा है, वो हमारे लिए, सरकार के लिए एक, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो नीति आयोग का काम क्या है, ये सरकार के क्या करता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है, थिंक टैंक। अब ये थिंक टैंक का क्या मतलब है, मतलब ये चीज़ों को सोचता है कि यूथ का विकास कैसे होगा, यूथ का ये देखेगा कि फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये देखता है कि साइंस में, साइंस टेक में, यानी कि ये हर फील्ड में नीति आयोग के काम देखना आप, ये क्या करता है, इस तरीके के काम करके सरकार को देता है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, संविधान के आदर्शों को पूरा कर रहा है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, मैंने कोशिश करी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करना, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो मैं इन चीज़ों को भी उसमें शामिल करूंगी। अब देखो एक बेसिक सा मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो कुछ कुछ शब्द आते हैं वो पढ़ रहे हैं। अब देखो संविधान में का वर्णन देखते हैं हम, संविधान, ये तो आपने समझ लिया ना कि संविधान और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है, संस्थाएं कितने तरीके की होती हैं, तीन चीज़ें हमने कवर करी,
संविधान का वर्णन। अभी संविधान का वर्णन का क्या मतलब है? संविधान के वर्णन से मतलब ये है कि संविधान में आपको किन किन क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस किस चीज़ में। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप ये बताओ कि जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। मैं आपसे पूछूं कि ये किस भाग में पाया जाता है, तो देखो बहुत लोगों को पता होगा तो बता देंगे कि भाग 3 में पाया जाता है, भाग 3 में, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फिर कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि यार ये भाग क्या है, व्हाट इज़ भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या भला है? फिर जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें एक शब्द और आता है, अध्याय क्या है, अध्याय क्या है, ठीक है। फिर आ जाएगा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। आप ऐसे कॉपी में अपने नोट्स बनाना। तो आपको एक सेकंड, ये मैं कहाँ आ गई, एक सेकंड, ये हम देख रहे थे, ये हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से जाना था ना, चलो यहाँ पे हूँ मैं। अब मैं एक एक करके आपको, ये पता है मुझसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है इसमें, क्या होता है मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक नया पेज लेते हैं, यहाँ मुझे नया पेज, ओ हो, चलो देखो, एक सेकंड, चलो देखो, चलो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि क्या है ये। चलो ये आया साफ पेज, हो जाता है कभी कभी। चलो देखो, संविधान में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो पहले हमारी बुक का ही नाम क्या है, संविधान है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, भाग, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखो ये बाइलिंगुअल है, कोई भी पढ़ सकता है इसको, इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोई भी। और भाग के नीचे आता है अध्याय, जिसको हम कहते हैं चैप्टर्स, ठीक है। फिर इसके नीचे आता है अनुच्छेद, ठीक, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल। फिर इससे और नीचे आते हैं, ओ हो, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है खंड, क्या देखने को मिलता है, खंड, जिसको हम कहते हैं क्लॉज। फिर नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है उपखंड, जिसको हम बोलते हैं सब क्लॉज। देखो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जानना ही, अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। देखो संविधान में भाग का क्या मतलब है, जो हम भाग बोलते हैं ना, भाग, संविधान में कितने भाग पाए जाते हैं पहले तो यही देख लो। चलो मैं इसको नीचे ले चलती हूँ, ओ मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज फिर मैंने कुछ एरर कर दिया है, कोई बात नहीं, आपको इतना वीडियो आप देखो, मैं थोड़ा सा भी सीख रही हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं और समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करना कि मैं इसमें कुछ और क्या सुधार कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दे पाऊँगी, और मैं कहाँ तक आपको समझा नहीं पा रही हूँ ये चीज़ें भी मैं सुधार पाऊँगी, ठीक है। तब तक मैं इसको देखती हूँ, ये मुझसे कुछ दिक्कत आती है मुझे, तो आपको कॉन्सेप्ट में कहाँ नहीं समझ में आया वो मुझे आप बताना, ठीक है।
तो मैं इसको थोड़ा अगले वीडियो में मैं उसको रिज़ॉल्व करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। थैंक यू।